मई 2024 इंडिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बाहर आती है और एक बहुत बड़े इल्यूजन को तोड़ देती है। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां से हर साल करोड़ों लोग फ्लाई करते हैं, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आया होगा? एयरलाइन की लैंडिंग फीस से, रनवे की पार्किंग से, फ्लाइट टिकट से? नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट का 60% से ज्यादा रेवेन्यू इन एयरप्लेन से आता ही नहीं है। वो आता है उनके अंदर बने लग्जरी होटल्स, ड्यूटी फ्री मॉल्स और माइटी कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस से। यानी ये बड़े बड़े प्लेन्स और फ्लाइट्स तो सिर्फ एक बहाना है, इनका असली बिजनेस है लैंड। और जिस दिन आपको इनका ये बिजनेस मॉडल समझ आ गया तो आपको दिखेगा कि इंडिया में एयरपोर्ट्स के नाम पर एक बहुत बड़ा लैंड एम्पायर खड़ा किया जा रहा है। एक ऐसा एम्पायर जिसे बनाने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस हो रही है। इसीलिए आज समझेंगे कि दिल्ली का एरो सिटी अचानक से खाली जमीन से उठकर देश का सबसे प्रीमियम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कैसे बन रहा है। दुनिया में कहां-कहां ये मॉडल पूरी तरह फेल होकर घोस्ट सिटी बन चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सब से आपको क्या फायदा होगा। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आप में से 95% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है। आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल फॉर इट। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द रियल बिजनेस। सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। किसी भी एयरपोर्ट की अर्निंग दो तरह से होती है। पहला बकेट है एरोनॉटिकल रेवेन्यू, यानी लैंडिंग फीस, पार्किंग और पैसेंजर चार्जेस। इन सब के प्राइजेस या टैरिफ्स एरा जैसी गवर्नमेंट बॉडीज डिसाइड करती है। ये पूरी तरह रेगुलेटेड और प्राइस कैप्ड होता है, मतलब चाहे तो भी ऑपरेटर यहाँ ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन दूसरा बकेट है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, रिटेल, ड्यूटी फ्री, लग्जरी होटल्स और सबसे बड़ा खजाना रियल एस्टेट। ये लार्जली अनरेगुलेटेड है और यही वो जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे जीएमआर चलाता है, वहां इस अनरेगुलेटेड नॉन एरो से उनके टोटल अर्निंग्स का ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू आता है। मतलब जो रेगुलेटेड हिस्सा है वो छोटा है कंपेयर टू अनरेगुलेटेड पार्ट, और वहीं बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है दिल्ली का एरो सिटी। जो जगह कुछ सालों पहले तक सिर्फ धूल वाली जमीन थी, आज वहां 3000 से ज्यादा लग्जरी होटल रूम्स, प्रीमियम मॉल्स और टॉप एमएनसीज के हेड ऑफिसेस बिल्ड हो रहे हैं। आपको जानकर शॉक लगेगा कि आज एरो सिटी के कमर्शियल ऑफिस रेंट्स दिल्ली के लेजेंडरी सीपी और गुड़गांव के साइबर हब को सीधा टक्कर दे रहे हैं। एक एयरपोर्ट के बाहर का पार्किंग एरिया आज पूरे शहर का सबसे महंगा पिन कोड बन रहा है। यही वो अनरेगुलेटेड ट्रेजर है जिसके लिए सारी फाइट चल रही है। अगर आप ये समझ गए तो एक बहुत बड़ा राज अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब भी इंडिया में नए एयरपोर्ट्स की बिडिंग होती है तो प्राइवेट ऑपरेटर्स पर पैसेंजर फी में अपने राइवल से ऑलमोस्ट डबल बिड कर देते हैं। नॉर्मल बिजनेस सेंस में तो ये एक लॉस मेकिंग डील कहलाती है। इसीलिए अगर असली प्राइस वो एयरपोर्ट है ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की वो 200 एकड़ की जमीन है जो उन्हें अगले 50 सालों के लिए गवर्नमेंट बैक्ड मोनोपोली और गारंटीड फुटफॉल के साथ मिलने वाली है, तो ये डील इस डेकेड का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस मूव बन जाती है। सच तो यह है कि जिसे आज हम एक एयरपोर्ट बोल रहे हैं, वो इन रियलिटी एक रियल एस्टेट कंपनी है जो अपने साइड बिजनेस में प्लेन टिकट्स भी बेचते हैं। और ये ट्रिक इंडिया ने इन्वेंट नहीं की है। हमारी आंखों के सामने दुनिया का एक ऐसा मास्टर प्लान कॉपी पेस्ट हो रहा है जिसने कुछ देशों को तो अमीर बना दिया, लेकिन कुछ शहरों को डिस्ट्रॉय तक कर दिया है। चैप्टर 2, द ग्लोबल लेंस। ये जो पूरा ग्लोबल मॉडल है उसका नाम है एरोट्रोपोलिस। अमेरिकन थिंकर जॉन कसरडा, जिन्होंने ये थियरी कॉइन की है, उनके हिसाब से एरोट्रोपोलिस का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे 1800s में सिटीज रेलवे लाइंस के आसपास बने, 1900s में हाईवेज के अराउंड, ठीक वैसे ही 21st सेंचुरी के नए सिटीज एयरपोर्ट्स के हर तरफ बनने चाहिए। और अदानी ग्रुप की अपनी 20,000 करोड़ की अनाउंसमेंट में, जहां वो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और टोटल 6 सिटीज के आसपास एयरपोर्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन ओपनली सिंगापुर के चैंगी, एम्स्टर्डम के स्किपोल और दुबई से ली है। स्किपोल और चैंगी जैसे मॉडल्स ने सच में जेन्युइनली काम किया है। स्किपोल ने अपने आसपास एम्स्टर्डम जाइडस जैसा जायंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट खड़ा कर दिया है, जहां आज 1000 से ज्यादा कंपनीज आ गई है और उस ग्रुप का 70% प्रॉफिट सिर्फ इस कमर्शियल रियल एस्टेट से आता है। वहीं सिंगापुर ने चैंगी के आसपास चैंगी बिजनेस पार्क बनाया, जो एशिया का सबसे बड़ा टेक और एविएशन हब बन गया है। जब एक अकेला एयरपोर्ट अपने आसपास ऐसे बड़े टेक और बिजनेस हब्स खड़े कर देता है तो वहां एक साथ हजारों हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स क्रिएट होती है। लेकिन आज इन ग्लोबल हब्स में टॉप कंपनीज को ट्रेडिशनल डिग्रीज वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड टेक मैनेजमेंट वाले फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स चाहिए। इंडिया में ये एरोट्रोपोलिस बूम ठीक इसी वक्त शुरू हो रहा है। तो इस नए बूम का फायदा उठाने के लिए क्या आपके स्किल्स रेडी है? इफ नॉट, आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है।
चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इन सक्सेसफुल मॉडल्स में एक चीज कॉमन थी, वहां पहले से ही बड़ा ट्रांजिट और कार्गो वॉल्यूम अवेलेबल था। जिन्होंने बिना एग्जिस्टिंग डिमांड के शहर और वॉल्यूम एक साथ बनाने की कोशिश की, उनकी स्टोरी बहुत अलग है। यहाँ एक सच्चाई ये भी है कि इंडिया के पास इस मॉडल को अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। सोचिए, अमेरिका जैसी कंट्री के पास अपने 34 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 5000 से ज्यादा पब्लिक एयरपोर्ट्स है। चाइना के पास 140 करोड़ लोगों के लिए ऑलमोस्ट 250 एयरपोर्ट्स है, और इंडिया के पास अपनी 140 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद हमारे पास सिर्फ 160 के आसपास एयरपोर्ट्स है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इतना बड़ा है कि अब हम सिर्फ छोटे ट्रांजिट पॉइंट्स बनाकर काम नहीं चला सकते। इंडिया को इन एयरपोर्ट्स को पूरे स्केल के साथ इकोनॉमिक इंजन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे दुबई ने किया, जहां उनका एविएशन सेक्टर अकेले पूरे देश की 27% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और ये हमारे लिए भी कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि जनरेशन से चली आ रही एक प्रूवन पैटर्न है। रेलवेज से हाईवेज और अब हाईवेज से एयरपोर्ट्स। पर जब तुम इस ग्लोबल प्लेबुक को इंडिया के क्राउडेड केओटिक सिटीज में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हो, तो ज्योग्राफी और ब्यूरोक्रेसी आपस में क्रैश करती है, और उसका रिजल्ट इतना एक्सप्लोसिव होता है जो किसी ने प्लान नहीं किया था। चैप्टर 3, इंडियाज लैंड बेट। चलिए वापस उस 20,000 करोड़ के अनाउंसमेंट पर आते हैं, लेकिन इस बार पूरी इमेज के साथ। 665 एकड़ लैंड, 22 मिलियन स्क्वायर फीट का बड़ा मिक्स्ड यूज स्पेस, जहां होटल्स, मॉल्स, ऑफिसेस बनेंगे। इसमें अदानी अकेले नहीं खेल रहा। जीएमआर ऑलरेडी दिल्ली और हैदराबाद में सेम यही चीज चला रहा है। इंडिया में सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स एक ही मास्टर प्लान को एक ही टाइम पे अग्रेसिवली रोल आउट कर रहे हैं, और ये हंड्रेड्स ऑफ एकर्स की लैंड सिर्फ एक फाइल साइन करने से नहीं आ जाती। इसके लिए ज्योग्राफी से भी लड़ना पड़ता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही देख लो, जहां रनवे बनना था वहां एक बड़ा पहाड़ खड़ा था उल्वे हिल का, और उसके बीच में से पास हो रही थी एक रिवर। तो गवर्नमेंट ने रास्ता नहीं बदला, पहाड़ ही हटा दिया। पूरे 18 महीनों तक डेली कंट्रोल्ड ब्लास्ट हुए और डेब्री से लैंड को 5 मीटर ऊपर उठा दिया गया। नदी का रास्ता जबरदस्ती मोड़ दिया गया। जब हजारों करोड़ की रियल एस्टेट दांव पर हो तो नेचर को भी साइड हटना ही पड़ता है। इनफैक्ट ये मास्टर प्लान ग्राउंड पर ट्रिकल डाउन होते होते उतना ही स्टूपिड भी हो सकता है। जेवर में जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां लैंड एक्विजिशन के टाइम पे गवर्नमेंट गलती से 40 एकड़ जमीन एक्वायर करना भूल गई, और ये कोई रैंडम प्लॉट नहीं था, ये सीधा रनवे के ठीक बीच में आता था। जब तक इनकी नींद खुली, वो जमीन 247 अलग अलग लोगों को बेची जा चुकी थी, जो पूरे इंडिया में स्प्रेड थे। 5 महीने की डेस्परेट भागदौड़ और गांव वालों के साथ एंडलेस मीटिंग्स के बाद किसी तरह वो जमीन वापस मिली, वरना आज इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट शायद एक हाफ कट रनवे के साथ लॉन्च होता। वेल, जोक्स असाइड, आप दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर प्लान बना लीजिए, लेकिन एक एयरपोर्ट उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे कमजोर ब्यूरोक्रेट। रिवाइंड दिस। चैप्टर 4, द जैकपॉट एंड द वार्निंग। उस जेवर वाले पॉइंट को थोड़ा और कंटिन्यू करता है। जब भी ऐसी ज़मीनें एक्वायर होती हैं तो उस पर खड़े लोगों की किस्मत भी रातों रात बदलती है। जेवर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ कंपनसेशन रेट्स ऑल ऑफ अ सडन 40% बढ़ गए। कई फार्मर्स को एक झटके में 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक मिले। एक अकेले प्लॉट की प्राइस जनरेशंस की कमाई से भी ज़्यादा हो गई। बट यहाँ जिनके पास फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं था, उनका हाल बुरा हुआ। लोगों ने बिना सोचे 90,000 के आईफोन्स खरीदे, जिनके पास आज उसकी टूटी हुई स्क्रीन को रिपेयर करवाने के पैसे नहीं हैं। घर में नई चमचमाती एसयूवीज खड़ी कर दी, पर उसमें पेट्रोल डालने का बजट नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां हमें बाकी वर्ल्ड की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि पैसे जलाने वाली ये गलती सिर्फ गांव के फार्मर्स नहीं कर रहे, पूरे के पूरे देश यही गलती कर चुका है। साउथ कोरिया के सोंगडो में इंचॉन एयरपोर्ट के आसपास $40 बिलियन खर्च करके एक एरोट्रोपोलिस बनाया गया। आज 20 ईयर्स बाद भी सोंगडो एक घोस्ट सिटी है। वहां ना पॉपुलेशन आई, ना ग्लोबल कंपनीज। चाइना के कई रीजनल एयरपोर्ट्स पर दिन की सिर्फ 3 फ्लाइट्स आती है, और उनके ऊपर जो डेट है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। प्रॉब्लम्स सिर्फ डेवलपिंग नेशंस की ही नहीं है। दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस पूरे इंडियन मॉडल का मेन इंस्पिरेशन है, इसे 2017 में कंप्लीट होना था, पर अब टारगेट 2035 तक चला गया है, और कॉस्ट भी बढ़ के $82 बिलियन हो चुकी है। मतलब ये दुबई है जिसके पास एंडलेस ऑयल मनी है, खाली डेजर्ट है, और सिर्फ एक अथॉरिटी का डिसीजन चलता है। अगर वहाँ 16 ईयर्स का डीले और $82 बिलियन लग रहे हैं, तो सोचिए इंडिया यही मॉडल एक ही टाइम पे 6 अलग अलग सिटीज़ के साथ कर रहा है, वो भी पहले से कंजेस्टेड और डेंस सिटीज़ के अंदर। इंडिया फेल होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कोई गारंटीड जैकपॉट नहीं है।
ये हाई स्टेक्स और सालों तक चलने वाली बेट है। चैप्टर 5, हु एक्चुअली विंस। तो इस पूरे खेल में एट लास्ट जीत कौन रहा है? सबसे गारंटीड जीत रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, क्योंकि इनका नॉन एरो रेवेन्यू कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। ट्रैफिक आए या ना आए, इनकी मोनोपोली अगले 50 ईयर्स तक कंपाउंड होती रहेगी। दूसरे विनर्स हैं वो लैंड ओनर्स जिन्होंने सही टाइम पर अपनी ज़मीनें बेची है, लेकिन सिर्फ तब जब उनके पास उस पैसों को संभालने की समझ हो। तीसरे नंबर पर आती है स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्हें मिलती है हेडलाइंस, नए जॉब्स के प्रोमिसेस और जीडीपी के नंबर्स। ज़मीन पर ये सिटीज़ चले या ना चले, अगले 10 साल का इनका नैरेटिव भी सेट हो जाता है। और सबसे लास्ट में है मेरे और आपके जैसे नॉर्मल पैसेंजर्स, जिनका फ़ायदा सबसे आखिर में मिलता है, अगर मिलता है। सो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट पाने के लिए अपने राइवल से डबल बिड लगाती है, तो समझ लेना कि असली प्रॉफिट आपके प्लेन टिकट्स में नहीं, आपके शहर की ज़मीन से निकाला जाएगा। इंडिया आज ठीक एक इंटरसेक्शन पर खड़ा है। हम अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर सिंगापुर का चैंगी बनेगा या साउथ कोरिया का फेल हुआ सोंगडो। और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो देश को अगले 50 साल तक देखने पड़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक? आपके क्या थॉट्स हैं? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।